हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को यूनिक सक्सेस आईएएस विजन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर वेलकम। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, हिंदी व्याकरण अभी हाल फिलहाल में अभी हमने इंग्लिश ग्रामर की क्लास डाली हुई है। सबसे पहले आप क्या करें, इंग्लिश ग्रामर की क्लास को अच्छे से देखें और कांस्टेंट होके देखें। उसके बाद आप क्या करें, हिंदी ग्रामर की क्लास को देखें, क्योंकि हर एक क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यदि आपको सिलेक्शन लेना है, चाहे आप हिंदी मीडियम के हो चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो, आपके लिए दोनों ही क्लास आपके लिए हेल्पफुल है। क्लियर? तो आज हमें क्या करना है, हिंदी ग्रामर का सेकंड नंबर पार्ट है। क्या करना है, डे नंबर 2 है। आज हमें डे नंबर 2 को क्या करना है, अच्छे से सीखना है। क्लियर? तो डे नंबर 2 को पढ़ने से पहले थोड़ी सी हमारी बेसिक इंफॉर्मेशन है। जीएनबी क्लास 6 का बैच स्टार्ट हो चुका है। जल्दी से जल्दी अपने बैच में एनरोल हो, क्योंकि यदि आप जितना लेट करेंगे उतना ही लेट आपको सिलेक्शन मिलेगा। यदि आप जल्दी चाहते हैं कि हम सिलेक्शन लें और सबसे आगे अपनी एक सीट को फिक्स करें, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हमारे बैच में एनरोल हो जाना है और सभी फैसिलिटी का लाभ ले लेना है। मात्र आपको 199 रुपए पे करना है और अपने बैच में एनरोल हो जाना है। क्लियर? अब आपको बैच में सभी फैसिलिटी आपके सामने चल रही है। यदि आप इन फैसिलिटी का लाभ लेना चाहते हैं तो 199 रुपए पे करें और हमारे साथ 2 साल की वैलिडिटी के साथ ऐड हो जाएं। क्लियर? आपका टाइम न वेस्ट करते हुए हम अपने स्लाइड पर चल रहे नंबर पर आप कांटेक्ट करें। वहां पर आपको टीम हमारी पूरे एक एक चीज आपको समझा देगी। आपको पता है कि जेएनबी में मेंटल एबिलिटी, अर्थमेटिक और लैंग्वेज टेस्ट आते हैं। 3 टॉपिक आते हैं। हमारे 3 ही टॉपिक की क्या करने लगी, आपके पास क्लास आना स्टार्ट हो चुकी है। आप चाहे हिंदी मीडियम से हैं या चाहे आप इंग्लिश मीडियम से, दोनों ही मीडियम के हमारे बैच में एनरोल हो सकते हैं। क्लियर? तो आज हम क्या करेंगे, अपने बैच को स्टार्ट करेंगे। अभी तक जिस भी स्टूडेंट ने अभी अपने फॉर्म न भरा हो, तो सबसे पहले तो वो फॉर्म भर ले, तभी वो क्या कर पाएगा, एग्जाम दे पाएगा। क्लियर? तो अब हम क्या करें, अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें, जो हिंदी व्याकरण है, जो 0 टू हीरो मिलेगी, ऐसा नहीं आपको सिंपल सिंपल पढ़ा दिया जाएगा। बिल्कुल 0 से हीरो लेवल तक जाएगा और 4th क्लास से 12th क्लास के हर एक बच्चे के लिए इसका लाभ मिलेगा। मंडे टू फ्राइडे तक ये क्लास आपको कंटिन्यू मिलेगी। क्लियर? तो अब हम क्या करें, सबसे पहले हम क्या करें, अपने टॉपिक की स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है आपका है लिपि। तो आप समझे लिपि क्या होता है। अब आपको बहुत अच्छे से समझना है लिपि क्या है। भाषा के लिखने के ढंग या तरीके में प्रयोग किए गए चिन्हों की व्यवस्था को हम लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं, हम उसे लिपि कहते हैं। तो लिपि क्या कहलाती है, लिपि भाषा को लिखने में, भाषा को लिखने के तरीके में, भाषा के लिखने के तरीके में या तरीके में प्रयोग किए गए चिन्हों को, मतलब सीधा सीधा है, जब आप किसी भी भाषा को लिखते हैं तो उसमें जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उनकी व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं, हम उसे लिपि कहते हैं। भाषा के लिखने के तरीके या ढंग को क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। ठीक है? अब आपको बता दें, हर एक भाषा की लिपि अलग अलग होती है। क्या होती है, हर एक भाषा की लिपि अलग अलग। तो आपको बता दें, संस्कृत, हिंदी, मराठी, संथाली, नेपाली, बोडो आदि, इनकी जो लिपि होती है वो कौन सी लिपि होती है, देवनागरी लिपि होती है। क्या लिपि होती है, वो देवनागरी लिपि होती है। क्लियर? इसके बाद आपको बता दें, अंग्रेजी, जर्मनी, फ्रांस भाषाओं की लिपि रोमन होती है। क्या होती है, इसकी लिपि क्या होती है, रोमन होती है। अंग्रेजी, जर्मनी, फ्रांसीसी की भाषा की लिपि जो होती है वो क्या होती है, आपकी रोमन होती है। इसके बाद आपको बता दें, देवनागरी भाषा की लिपि का विकास कहां से हुआ। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि जो देवनागरी लिपि है ये कहां से विकसित हुई है, कहां से विकसित हुई है। तो आपको बता दें, इसका जो विकास हुआ है वो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। कहां से हुआ है, ये ब्राह्मी लिपि से आपको देवनागरी लिपि मिली हुई है। थोड़ा सा इसमें आपको बता दें, उर्दू और अरबी है, उर्दू और अरबी जो है इसकी फारसी लिपि है। किसकी, आपको बताना है, उर्दू हो गया या अरबी हो गया, इसकी जो लिपि है वो कौन सी लिपि है, आपकी फारसी लिपि में लिखा जाता है। अब आपको बता दें, जो आपने अभी देवनागरी लिपि है उसकी थोड़ी और जानकारी है, उसको हम आपको बताते हैं। ठीक है? उसके बाद हम आपको बताते हैं। क्लियर? पंजाबी लिपि में और थोड़ा समझ लें, उसके बाद आपको देवनागरी लिपि के बारे में थोड़ा और जानकारी बता दें। जो पंजाबी लिपि, पंजाबी भाषा है, उसकी लिपि कौन सी होती है, गुरुमुखी होती है। कौन सी होती है, गुरुमुखी होती है। क्लियर? तो आपको बता दें, थोड़ा देवनागरी लिपि के बारे में थोड़ा डिटेल समझते हैं। जो देवनागरी लिपि है
देवनागरी लिपि है, इसमें विश्व में जी कैसी आपकी एक वैज्ञानिक लिपि है, इसे कैसा क्या माना गया है, एक चीज वैज्ञानिक लिपि है। अब इसे वैज्ञानिक लिपि क्यों कहा गया, आपके दिमाग में फिर क्वेश्चन निकलेगा ना कि सर आप बताएं इसे वैज्ञानिक लिपि क्यों कहा गया। तो आपको बता दें इसीलिए कहा गया क्योंकि ये बाएं से दाएं लिखी जाती है। कहां लिखी जाती है जी, बाएं से दाएं लिखी जाती है, इसीलिए इसे वैज्ञानिक लिपि कहा गया है। और बता दें आपको फारसी लिपि जो होती है वो कैसे लिखी जाती है, दाएं से बाएं लिखी जाती है। जी कैसे लिखी जाती है, दाएं से बाएं, और वो कैसे लिखी जाती है, बाएं से दाएं। एक और लॉजिक बताते हैं आपको, कंप्यूटर की यूनिकोड द्वारा देवनागरी लिपि में लिखे गए किसी भी भाषा में अनुवाद किया जा सकता है। यदि आपने कंप्यूटर में कोई भी भाषा लिखी है, क्या लिखी है, यदि आपने कंप्यूटर में कोई भी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी है तो आप किसी भी दुनिया की किसी भी भाषा में आप बदल सकते हैं। ये है इसका वैज्ञानिक रूप। असली वैज्ञानिक रूप समझ गए ना कि आप कंप्यूटर में कोई भी भाषा आपने देवनागरी लिपि में लिखी है, अब उसका अनुवाद चाहे जौन सी भाषा में कर सकते हैं। क्लियर। अब नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं भैया, राष्ट्रभाषा। क्या समझते हैं राष्ट्रभाषा क्या होती है। राष्ट्रभाषा उसे कहते हैं जिसका प्रयोग देश के अधिकांश निवासी द्वारा किया जाता है। राष्ट्रभाषा हम किसे कहते हैं, राष्ट्रभाषा उसे कहते हैं जो देश के अधिकांश निवासी के द्वारा किया, मतलब सीधे सीधे एक लोकल भाषा में बता दे, राष्ट्रभाषा हम उसे कहते हैं जो अधिकांश लोग प्रयोग करते हैं, देश में रहने वाले अधिकांश लोग उस भाषा का प्रयोग करें, उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। क्या कहते हैं, राष्ट्रभाषा कहते हैं। थोड़ा और समझते हैं आपको, हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। अब हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा क्यों माना गया, क्योंकि हमारे देश के 70% लोग क्या करते हैं, इसी हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, मतलब 70% क्षेत्र पर हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। क्लियर। अब एक और दिमाग में, सर राजभाषा क्या होती है, इसको समझते हैं। राजभाषा जिस भाषा का प्रयोग देश के कार्यालय में राजकाज में प्रयोग किया जाता है उसे राजभाषा कहते हैं। तो राजभाषा क्या होती है, जिसका प्रयोग देश के कामकाज में किया जाता है, देश के कामकाज में किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, राजभाषा कहते हैं। मतलब कामकाज मतलब जब आप ऑफिस में कोई काम करते हैं ना, तो जब उसमें जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, उसमें जिस भाषा का प्रयोग करेंगे तो उसे हम क्या कहते हैं, राजभाषा कहते हैं। ठीक है, फाइलों वाइलों बनाने के लिए जिस भाषा का प्रयोग करते हैं उसे राजभाषा कहते हैं। अब छोटा सा एग्जांपल है, आपको बता दें नोट के रूप में, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संविधान संघ में राजभाषा का दर्जा मिला। अब आपको दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर हिंदी दिवस है जो, हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला था, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संविधान में संघ की राजभाषा का दर्जा मिल गया था। अब आपको बता दें छोटा सा नोट और है, प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। क्या करते हैं, प्रत्येक साल प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हम क्या मनाते हैं, हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। क्या मनाते हैं, हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। दूसरा आपको बता दें, आज विश्व में सबसे अधिकांश बोली जाने वाली भाषा में से हिंदी दूसरा स्थान है। आज पूरे इंडिया में, पूरे विश्व में कहा जाए तो भाषा कौन सी है, वो दूसरे नंबर पे हमारी कौन सी आती है, हिंदी आती है। कौन सी आती है, दूसरी नंबर पे हिंदी। और आपको तीसरा पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट बता दें, भारत की संपर्क भाषा क्या है, भारत की संपर्क भाषा क्या है, हिंदी है संपर्क भाषा। क्या है आपकी, हिंदी संपर्क भाषा है। क्लियर, आपकी संपर्क भाषा है। दूसरा बता दें विश्व की संपर्क भाषा क्या है, तो आपको बता दें विश्व की संपर्क भाषा क्या है, अंग्रेजी है। क्या है उसकी, अंग्रेजी है। क्लियर। नेक्स्ट आपको बता दें, अभी हमने क्या समझा था कि संविधान की 8वीं सूची में हिंदी को क्या मिला है, दर्जा मिला है। तो अब आपको बता दें 8वीं अनुसूची जो है उसमें कुल 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं, 22 भाषाएं। एक एक भाषा को समझते हैं। सबसे पहले संस्कृत, दूसरा हिंदी, तीसरा असमिया, क्या होगा असमिया, चौथा उड़िया, पांचवा क्या होगा आपका उर्दू, छठवां क्या होगा कन्नड़, सातवां क्या होगा कश्मीर। ठीक है, कश्मीरी है भैया, कश्मीर नहीं, कश्मीर तो बन जाएगा, कश्मीरी है, क्या हो जाएगा कश्मीरी। ठीक है, इसके बाद आपका होगा 8वां कोंकणी,
इसके बाद आपका होगा डोंगरी, क्या हो जाएगा डोंगरी। इसके बाद 10 नंबर में तमिल, 11 नंबर में तेलुगु, 12 नंबर में गुजराती, 13 नंबर में नेपाली, 14 नंबर में आपका पंजाबी, 15 नंबर में बंगाली, 16 नंबर में बोडो, 17 नंबर में मराठी, 18 नंबर में मणिपुरी, 19 नंबर में आपका क्या हो जाएगा मलयालम, ठीक है, 20 नंबर में संथाली, 21 नंबर में सिंधी और 22 नंबर में आपका क्या हो जाएगा मैथिली हो जाएगा। तो आपने सभी भाषाओं को अच्छे से समझ लिया है, क्लियर। इसके बाद आपको बताते अब बोली में क्या अंतर है, ठीक है, बोली क्या होती है उसको बताएंगे अभी हम। बोली और भाषा में अंतर क्या है उसको थोड़ी देर में आपको मिलेंगे। सबसे पहले समझेंगे बोली क्या है। तो किसी विशेष क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं बोली कहते हैं। मतलब किसी एक पर्टिकुलर स्थान पर में जो भाषा प्रयोग की जाती है उसी को हम क्या कहते हैं बोली कहते हैं। जैसे लाइक है, जब हम आपको एग्जांपल से बताते हैं, जैसे जे आपका पूरा कंट्री है, जे आपका पूरा देश है, यदि पर्टिकुलर इस क्षेत्र में जो भाषा बोली जाएगी उसी को हम क्या कहेंगे बोली कहेंगे। क्या कहेंगे उसे बोली कहते हैं। तो किसी विशेष क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। क्या कहते हैं बोली कहते हैं। अब याद रखना, बोली ही मुहावरे, लोकतियां, लोकगीत, लोक कथा आदि में ये सौंदर्य देखा गया है। मतलब बोली का प्रयोग अब कहाँ कहाँ आपको देखा गया है। बोली का प्रयोग मुहावरे में, लोकोक्तियां में, लोकगीत में, लोक कथाएं आदि में आपको क्या किया गया है बोली का सौंदर्य देखा गया है, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट समझा दें आपको। अब बोली जो हिंदी बोली है उसके कुछ क्षेत्र होते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें पूर्वी हिंदी, मतलब क्या होती है आपकी पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी के क्षेत्र कौन कौन से हो गए अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। इसके बाद आपको बता दें पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी का क्षेत्र क्या हो जाएगा खड़ी बोली, खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौज। ये क्या हो जाएगा आपका पश्चिमी हिंदी का क्षेत्र हो जाएगा। इसके बाद आपको बता दें राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी में क्या हो जाएगा आपका जयपुरी, जोधपुरी, मेवाड़ी, हनौती, मेवाती। ये क्या है इसके क्षेत्र है। इसके बाद पहाड़ी हिंदी के क्या है गढ़वाली, क्या है आपका गढ़वाली, हिमाचल, कुमायूं और मंडलियाली। मंडलियाली यदि आपने भाषा नहीं समझी तो आपकी भी गढ़वाली की जगह गढ़वाल हो जाएगी। क्या हो जाएगी आपकी गढ़वाली भाषा की तरह आपके दिमाग में गड़बड़ मच जाएगी। तो आपको हर एक लेक्चर को बहुत अच्छे से सुनना है, तभी आप क्या कर पाएंगे हर एक लेक्चर को लिंक कर पाएंगे। लास्ट भाषा का क्षेत्र क्या है आपका बिहारी हिंदी, इसे मैथिली क्या बोलेंगे मैथिली। और भैया इसमें क्या है मगही, इसे क्या बोलेंगे हम मगही लिखा हुआ है। भोजपुरी, दूसरा क्या अंगिका, इसे क्या है अंगिका और बज्जिका, ये क्या है इसके आदि क्षेत्र कहलाते हैं, ठीक है जी। आपके यहाँ पर कॉमा लगा हुआ है जिसके क्षेत्र है। अब उसके बाद समझेंगे हम उपभाषा। क्या समझना है हमें उपभाषा क्या है। जब बोली का क्षेत्र बढ़ जाए, जब क्या हो जाए बोली का क्षेत्र बढ़ जाए और उसमें साहित्यिक रचना होने लगे, उसी को हम क्या कहते हैं उसी बोली को हम उपभाषा कहने लगते हैं। मतलब कहने का उद्देश्य क्या है हमारा, कहने का उद्देश्य हमारा क्या है जब बोली का क्षेत्र बढ़ जाए। लाइक अपन ने जैसे कहा जी अपना इंडिया है, ये क्या इंडिया है, इसमें अभी यहाँ पर बोली जाती थी ना, अब इसके क्षेत्र को और बढ़ा दिया जाए, 4 5 6 जगह बढ़ जाए, तो इसको हम क्या कहते हैं उपभाषा कहते हैं। क्यों कहते हैं क्योंकि इसमें साहित्यिक रचना होने लगती है और साहित्यिक रचना भी की जाए तो उसी बोली को हम क्या कहेंगे उपभाषा कहेंगे। समझ पाए नहीं समझे थोड़ा और समझे, थोड़ा और समझे। मतलब क्या कहलाता है जब बोली का क्षेत्र बढ़ जाए, क्या हो जाए जब बोली का क्षेत्र को हम क्या कर दें बढ़ा दें और उसमें साहित्यिक रचना भी कर दें, तो उसी को हम क्या कहते हैं बोली कहते हैं। क्या कहते हैं उसे बोली कहते हैं। अब समझते हैं जैसे लाइक एज खड़ी बोली, मैथिली, अवधी और ब्रज भाषा, ये चारों बोलियां ये क्या है आपकी खड़ी बोली, मैथिली, अवधी और ब्रज भाषा, ये चारों बोलियां किंतु इनमें साहित्यिक रचना की गई है, इसी कारण से इसे क्या कहा गया उपभाषा है। तो ये बेसिकली क्या बोली ये क्या है आपकी खड़ी बोली, मैथिली, अवधी और ब्रज भाषा है, तो ये आपकी बोली पर इनमें साहित्यिक रचना की गई है, इसी कारण से इसे क्या कहते हैं उपभाषा कहते हैं। क्या कहते हैं इसे उपभाषा कहते हैं। अब आपका छोटा सा जो डाउट था उसको क्लियर करते हैं भाषा और बोली में अंतर के, ठीक है।
तो सबसे पहले बताते हैं भाषा और बोली में अंतर क्या है। तो पहला अंतर क्या है, भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है, इसका क्षेत्र कैसा बड़ा होता है, मतलब विस्तृत मतलब बड़ा होता है, और इसका क्षेत्र क्या होता है, सीमित होता है। जबकि स्थानीय रूप में होने के कारण बोली का क्षेत्र आरक्षित या सीमित होता है, मतलब बोली का क्षेत्र कैसा सीमित और इसका क्या होता है, विस्तृत होता है। इसके बाद बता दे भाषा की साहित्यिक रचना होती है, मतलब भाषा में क्या होती है, एक साहित्यिक रचना होती है, पर बोली में साहित्यिक रचना नहीं होती है। क्लियर। भाषा का प्रयोग सरकारी कामकाज में किया जाता है, इसका प्रयोग सरकारी कामकाज में होता है, और इसका अपोजिट कर दो, बोली का प्रयोग विशेष में बोलचाल में ही होता है, मतलब इसका सरकारी कामकाज में नहीं होता है, सिर्फ इसका प्रयोग कहाँ मिलेगा आपको, बोलचाल में मिलेगा। क्लियर। तो आशा करते हैं कि आपने इस पूरी भाषा को समझा होगा। ठीक है, तो सबसे एक बार और हम आपको इसको सबको समझा दें। भाषा का क्षेत्र क्या होगा, विस्तार मतलब बड़ा क्षेत्र होगा, इसका क्षेत्र क्या होगा, सीमित होगा। ठीक है, इसकी साहित्यिक रचना होती है और इसमें साहित्यिक रचना नहीं होती है, इसका प्रयोग सरकारी कामकाज में होता है, इसका नहीं होगा, इसमें नहीं होगा, और इसका सिर्फ प्रयोग कहाँ होगा, बोलचाल के रूप में हम इसका प्रयोग करेंगे। क्लियर। अब आपने आशा करते हैं कि आपने देर नहीं किया होगा और आपने अभी तक अपना फॉर्म भर दिया होगा, क्योंकि यदि आप अपना फॉर्म नहीं भरेंगे तो आप जवाहर नवोदय विद्यालय के पेपर ही नहीं दे पाएंगे, तो ये आपके पढ़ने का व्यर्थ हो जाएगा। बट एक बात याद रखना, ज्ञान कभी भी व्यर्थ नहीं होता, यदि आप जिस क्लास में पढ़ रहे हैं तो उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर। आपने अभी तक हमारे मॉक टेस्ट को एनरोल ना किया हो तो जल्दी से जल्दी आप मॉक टेस्ट में एनरोल हो जाएं और अपने लाइव क्लास को ज्वाइन कर लें। इसमें आपको बता दें हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषा में आपको JNB का बैच मिलेगा। सभी फैसिलिटी आपको दिखाई दे रही है, सभी फैसिलिटी और सभी कोर्स में आप इनरोल हो सकते हैं अलग अलग फीस के साथ। कांटेक्ट कर सकते हैं आप हमारी टीम को और जुड़ सकते हैं। यदि आपको हमारी क्लास आपके लिए हेल्पफुल है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फॉरवर्ड भी करें। आप सभी को हमारे यूनिक सक्सेस IAS विजन में धन्यवाद।